नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम राहुल गांधी के भाषण का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। संसद में उनकी वापसी के बाद पूरे देश को उनके इस भाषण का इंतजार था और हम उनके इसी भाषण का सबसे सच्चा, सबसे सटीक और सबसे निष्पक्ष विश्लेषण आज आपको दिखाएंगे। यह विश्लेषण बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में होगा और ऐसा विश्लेषण होगा जो राहुल गांधी के समर्थकों को भी संतुष्ट करेगा और उनके विरोधियों को भी उतना ही पसंद आएगा। असल में राहुल गांधी के भाषण से भी ज्यादा आज उनकी फ्लाइंग किस के बारे में चर्चा हो रही है। बीजेपी की कुछ महिला सांसदों ने फ्लाइंग किस देने के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को भी राहुल गांधी के खिलाफ एक लिखित शिकायत की है और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी के 36 मिनट लंबे भाषण के दौरान उन्हें संसद टीवी की स्क्रीन पर सिर्फ 16 मिनट के लिए ही दिखाया गया और बाकी समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीरें और उनका वीडियो चलता रहा। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का यह ब्लैकआउट जानबूझकर किया गया ताकि उनका भाषण प्रभावशाली ना दिखाई दे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के भाषण का जबरदस्त जवाब दिया है संसद में और कहा है कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्हें एक नहीं बल्कि 13 बार लॉन्च किया गया और वो हर बार फेल हो गए। इसके बाद हम 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर भारत की आजादी के इतिहास का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या भारत 1947 से कई वर्ष पहले ही आजाद हो सकता था। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के बहुत करीब पहुंच गया है और वहां से भेजी गई चंद्रमा की पहली तस्वीर और वीडियो भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें कहा गया है कि विकास की राह में कुछ बुराइयां रुकावट बन रही हैं। इसलिए आज भारत एक स्वर में कह रहा है कि भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, वंशवाद इंडिया छोड़ो और तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। केंद्र सरकार आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी शुरुआत करेगी। 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के बाद राहुल गांधी आदिवासी दिवस समारोह में भाग लेने सीधे राजस्थान के मानगढ़ पहुंचे। यह इलाका आदिवासियों का है और इसका असर राज्य की 19 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। इस दौरान भी राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी आपको आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी कहती है। वे चाहते हैं आप जंगल में रहो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति ने नोटिस थमा दिया है। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान आरोप है कि राघव चड्ढा ने सेलेक्ट कमेटी के पास प्रस्ताव भेजने के लिए फर्जी तरीके से कुछ सांसदों के नाम डाले। हालांकि इस आरोप से राघव चड्ढा ने इनकार किया है। यूपी में जल्द ही लागू हो सकता है लिफ्ट एक्ट। गौतम बुद्ध नगर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चिट्ठी सौंपी। नोएडा में हाल के दिनों में कई दुर्घटनाएं लिफ्ट में हुई हैं। इसी को देखते हुए नियम बनाने की मांग की गई है। एनसीआर में हाई राइज सोसाइटीज तेजी बढ़ने के साथ ही इसकी जरूरत अब ज्यादा महसूस की जा रही है। खबरों के मुताबिक यूपी के लोक निर्माण विभाग ने इसका प्रारूप तय कर लिया है। जल्द ही ये अधिनियम लागू करने के लिए सरकार पहल करेगी। आखिरकार डॉन 3 का इंतजार खत्म हुआ। अमिताभ और शाहरुख के बाद रणवीर सिंह भी डॉन बनेंगे। फरहान अख्तर ने इसका ऐलान किया है। फरहान ने सोशल मीडिया पर डॉन 3 का एक धमाकेदार टीजर भी रिलीज किया है। हरियाणा के नेता गोपाल कांडा पर ईडी की रेड। उनकी बंद हो चुकी कंपनी MDLR ग्रुप के ठिकानों की तलाशी ली गई। कुछ दिनों पहले गीतिका शर्मा केस में कांडा बरी हुए हैं। कांडा पर गीतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। ज्ञानवापी में आज 7वें दिन भी सर्वे जारी रहा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के मीडिया कवरेज पर ऐतराज जताया है। कोर्ट में मीडिया कवरेज पर रोक की याचिका लगाई गई। ASI के सर्वे पर हिंदू पक्ष की कमेंट्री को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया है। सुनवाई के बाद जिला अदालत की हिदायत, साक्ष्यों पर टिप्पणी करने से मीडिया परहेज करे। वहीं ASI को भी सर्वे रिपोर्ट गुप्त रखने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कॉलोनियों में कई फीट पानी भर गया है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी नदियां उफन रही हैं। अयोध्या की सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं
वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज BSE 149 अंकों की बढ़त के साथ 65,995.8 अंकों पर, जबकि निफ्टी करीब 61 अंक उछलकर 19,632.55 के स्तर पर बंद हुआ। कुल मिलाकर आज सेंसेक्स में दिन के निचले स्तरों से 550 अंकों की मजबूती दिखी। आज बाजार की मजबूती में मेटल और ऑटो स्टॉक्स का सबसे अधिक योगदान रहा। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में दी गई 3 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं इमरान खान ने अपने वकीलों से कहा है, मुझे जेल से निकालो, मैं यहाँ और रहना नहीं चाहता। अटॉक जेल में बंद इमरान ने कहा कि सेल में उन्हें दिन में मक्खियां और रात को कीड़े परेशान करते हैं। आज पूरे देश को राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण का इंतजार था, क्योंकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता हाल ही में बहाल हुई है और देश ये इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी संसद में अपनी वापसी के बाद पहला भाषण कब देंगे और उस भाषण में वो क्या कहने वाले हैं। इसलिए आज हम राहुल गांधी के भाषण का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे और संसद में उनकी वापसी के बाद पूरे देश को इसी का इंतजार था और हम उनके इस भाषण का आज सबसे सच्चा और सबसे निष्पक्ष विश्लेषण आपको दिखाएंगे। यह ऐसा विश्लेषण होगा जो राहुल गांधी के समर्थकों को भी संतुष्ट करेगा और उनके विरोधियों को भी उतना ही पसंद आएगा। इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस में के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस में विश्वास करने वाले उनके जो समर्थक हैं, वो भी आज का ये विश्लेषण देखें और बीजेपी के जो लोग हैं या जो उनके विरोधी हैं वो भी आज का ये विश्लेषण देखें। असल में राहुल गांधी के भाषण से भी ज्यादा आज संसद में दी गई उनकी फ्लाइंग किस के बारे में चर्चा हो रही है और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि आज राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में ब्लैकआउट की एक साजिश रची गई जिसके पीछे सरकार है। राहुल गांधी ने आज पूरे 183 दिनों के बाद लोकसभा में अपना भाषण दिया और यह भाषण लगभग 36 मिनट का था, 36 मिनट्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह भाषण शायद दिन में नहीं देखा होगा क्योंकि ये आज दिन में भाषण दिया गया था। हो सकता है आप लोग बाहर रहे होंगे, अपने काम पर रहे होंगे, लेकिन आज इन 36 मिनटों में क्या हुआ उसका पूरा लेखा जोखा हम आपको बताएंगे। और 36 मिनट का ये जो भाषण था, इस पूरे 36 मिनट के दौरान राहुल गांधी का चेहरा संसद टीवी की स्क्रीन पर सिर्फ 15 मिनट और 37 सेकंड तक रहा और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी शिकायत है। यानी राहुल गांधी आज लोकसभा में 36 मिनट तक बोले, लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे तब संसद टीवी पर उनका चेहरा सिर्फ 15 मिनट 37 सेकंड तक ही दिखाई दिया और बाकी के 21 मिनट उनके भाषण के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही नजर आ रहे थे। और कांग्रेस पार्टी का ऐसा आरोप है कि सरकार ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान लोकसभा में कम से कम दिखाई दें और उनका ये जो भाषण है ये फ्लॉप हो जाए और ये भाषण प्रभावशाली ना दिखाई दे, ना सुनाई दे। ये एक नई तरह की राजनीति का टूल देखने को मिला है जो अब तक सिर्फ टेलीविजन के रियलिटी शोज में ही दिखाई देता था। आपने बहुत सारे टीवी रियलिटी शोज देखे होंगे जिनमें जो कॉन्टेस्टेंट होते हैं वो अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें टीवी पर जानबूझकर कम स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है ताकि लोगों को वो कम दिखें और उनके बारे में कम बात हो। और अब यही लोकसभा में भी हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसके पीछे मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के आरोप को अगर हम सही माने तो ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी रियलिटी शो का, किसी टेलीविजन पर आने वाले रियलिटी शो का स्टूडियो है और उसमें सबके अंदर, सब नेताओं में यह होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा स्क्रीन पर दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आज जब राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया तो उनका यह भाषण 54 मिनट का था, लेकिन इस दौरान स्मृति ईरानी का स्क्रीन टाइम यानी जितने समय वो टीवी पर दिखाई दी वो समय था 50 मिनट से भी ज्यादा। यानी स्मृति ईरानी को तो 54 मिनट के भाषण में 50 मिनट तक स्क्रीन पर दिखाया गया, लेकिन
राहुल गांधी को उनके 36 मिनट के भाषण में सिर्फ 15 मिनट तक ही टीवी के स्क्रीन पर दिखाया गया, लेकिन 54 मिनट के भाषण में स्मृति ईरानी 50 मिनट तक स्क्रीन पर नॉन स्टॉप दिखाई दी। और अब राजनीति के इसी कम और ज्यादा वाली मुंह दिखाई पर हमारे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि सब नेता अपना अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। हर नेता यह चाहता है कि उसका चेहरा ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर नजर आए। मगर आज जो मगर आज जो तो लोकसभा आज एक टीवी स्टूडियो जैसा बन गया और मुद्दा इस बात पर है बहस का कि राहुल गांधी को कम एयर टाइम दिया गया है और राहुल गांधी कम समय के लिए टीवी पर दिखाई दे रहे थे। आज सभी लोगों को राहुल गांधी के भाषण का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और हर कोई यही सुनना चाहता था कि संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद जब राहुल गांधी लोकसभा में अपना भाषण देंगे तो इस भाषण में वो सरकार से कौन कौन से सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री मोदी पर वो कितना दबाव डाल पाएंगे। लेकिन दोपहर 12:10 पर जब राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने शुरुआत में ही ये कह दिया कि आज वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोलने वाले हैं और आज उनके भाषण में वो गौतम अडानी की बात भी नहीं करेंगे। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो आज हम आपको राहुल गांधी के पूरे भाषण के जो मुख्य अंश हैं वो आपको दिखाएंगे, उनका सबसे निष्पक्ष विश्लेषण भी आपके लिए करेंगे और एक एक करके मैं जैसे आगे बढ़ूंगा आप देखते जाएंगे कि उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं और आज का भाषण सुनने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी के जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था और बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो किसी हिंदी फिल्म की कहानी से मिलता जुलता है। राहुल गांधी को पहले सब लोगों ने डिस्काउंट कर दिया था, कह दिया था कि वो गंभीर नेता हैं ही नहीं, उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो काफी लोकप्रिय हुए, लोगों का समर्थन मिला, लगातार टीवी पर छाए रहे और ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी की धीरे धीरे वापसी हो रही है। उसके बाद अचानक से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, फिर उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा। ये सारी तस्वीरें देश की जनता ने देखी और उनके समर्थकों को ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी किसी हिंदी फिल्म के हीरो हैं जिसके साथ फिल्म में बड़ी नाइंसाफी हो रही है, जिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ये जो हीरो है क्लाइमैक्स पर वापसी करेगा। और वैसा ही हुआ। उसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस आ गई और उनके समर्थक कहने लगे कि राहुल गांधी इज बैक और वो किसी हिंदी फिल्म के हीरो की तरह अब वापस आ गए हैं। अब वापस आने के बाद आज उन्हें भाषण देना था और लोगों को यह उम्मीद थी कि आज वो बहुत जबरदस्त भाषण देंगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी उसी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहे हैं जो उन्होंने पहले लिखी और उस स्क्रिप्ट में वो चाहते हैं कि राजनीति कम हो और जो इमोशनल कोशेंट है वो ज्यादा हो, यानी लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ ज्यादा जोड़ा जाए। और राहुल गांधी एक नेता की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं, जैसा वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखने की कोशिश करते थे और अपने आप को तपस्वी की तरह लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते थे। तो आज जैसा कि पहला अंश आपने देखा, राहुल गांधी ने कहा मैं दिमाग से नहीं
दिल से बोलूंगा, क्योंकि वो लोगों को अब भावुक करना चाहते हैं और लोगों के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिसमें कंटेंट की शायद कोई जगह नहीं है। और राहुल गांधी ने जैसा कहा कि वो दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे, आज वैसा ही हुआ भी। राहुल गांधी ने आज जो अपना भाषण दिया उसका 60% से ज्यादा हिस्सा गैर राजनीतिक था, अपॉलिटिकल था। और यह भाषण ऐसा था जिसमें राहुल गांधी एक आम आदमी की तरह अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। लहजा भी वैसा ही था, शब्द भी वैसे ही थे, अंदाज भी एक आम आदमी जैसा था, नेता जैसा नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस 36 मिनट के भाषण में 16 मिनट से ज्यादा समय तक राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव ही सदन को बताते रहे और उनके इस यात्रा वृतांत ने उनके पूरे भाषण का आधे से भी ज्यादा समय ले लिया। तो आज जो उनका पहला हिस्सा था भाषण का, वो ऐसा था जैसे वो कहीं घूम कर आए हैं। और आप भी जब कभी बाहर जाते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, वेकेशन पर जाते होंगे या काम से भी कहीं जाते होंगे, तो वापस आने के बाद अपना एक आप यात्रा वृतांत सुनाते हैं। या बहुत सारे लोग जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपना एक ब्लॉग लिखते हैं जिसमें वो अपनी यात्रा की पूरे अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज राहुल गांधी ने, जब पूरा देश सुन रहा था उनको और लोकसभा भी सुन रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी इसका यात्रा वृतांत अपने शब्दों में लोगों के साथ शेयर किया। क्या कहा, अब वो सुनिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द, और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल में डर था। और जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती थी। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। तो यहां आपने देखा राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है, ईमानदारी है, एक भोलापन भी है। और जैसे देश के आम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वैसे ही राहुल गांधी अपना ये यात्रा वृतांत बता रहे हैं, अपना ट्रैवलॉग जैसा लोगों को बता रहे हैं और सब बातें बहुत ईमानदारी से स्वीकार भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि शुरू में वो जानते ही नहीं थे कि वो इस यात्रा पर क्यों निकले हैं, उनका मकसद क्या है। किसी भी इतने बड़े नेता के लिए ऐसी बातों को स्वीकार करना सार्वजनिक रूप से बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर नेता अगर नहीं भी जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो उसे स्वीकार नहीं करते। लोगों के सामने तो यही कहते हैं कि हमें सब पता है, हमारा रोड मैप पहले से बना हुआ था, हमें अपनी मंजिल के बारे में पता था, सब कुछ जैसा हमने तय किया था वैसा ही हो रहा था। ज्यादातर नेता यही बात कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया। उन्हें पैर में दर्द हो रहा था, बाकी चीजें जो हो रही थी, सब कुछ बहुत ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया। तो इस बात के नंबर राहुल गांधी को देने होंगे कि उन्होंने ईमानदारी से बात की, सच्चे दिल से बात की और लोगों के साथ एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की। और शुरुआत में उन्होंने राजनीति की कोई बात नहीं की। अब आगे बढ़ते हैं।
भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव बताने में जब भाषण का ज्यादातर समय निकल गया तो अचानक से राहुल गांधी को याद आया कि उनका बोलने का समय तो अब खत्म हो रहा है, कंटेंट भी उनका खत्म हो रहा है। इसलिए उन्हें अपने भाषण को भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव से हटाकर अब मणिपुर पर शिफ्ट कर देना चाहिए। और यह बात उन्हें थोड़ा देर से समझ में आई। जैसे आपने देखा होगा, जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं और जब अचानक से परीक्षा का आधे से ज्यादा समय निकल जाता है और आपको लगता है कि अभी तो पूरा पेपर बचा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी फिर उसे लिखना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है उनके भाषण को देखकर कि आज वो अपने भारत जोड़ो यात्रा के यात्रा वृतांत को बताते बताते काफी भावुक तो हो ही गए। उनका मन भी लग रहा था ये सब बातें बताने में, लेकिन वो ये भूल गए कि समय निकल रहा है। वो ये भूल गए कि वो बातें तो गैर राजनीतिक कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति के सबसे बड़े मंच पर हैं। वो ये भूल गए कि बातें तो गैर राजनीतिक कर रहे हैं, लेकिन वो विपक्षी गठबंधन जो है उसके सबसे बड़े नेता हैं। वो ये भूल गए कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन बुलाया गया है, यही तो राजनीति है। और वो ये भी भूल गए कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर लाया गया है, उनकी भारत यात्रा के वृतांत पर नहीं। तो थोड़ी देर के लिए उन्हें यह कंफ्यूजन हो गई कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये किस पर है, ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर है या ये मणिपुर पर है। फिर अचानक से उन्हें याद आया, ऐसा लगा कि ये तो मणिपुर पर है, और फिर उन्होंने पूरा शिफ्ट कर लिया मणिपुर पर। और फिर एक ऐसा बयान दिया जिस पर उस समय संसद में बहुत विवाद हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को लगता है कि मणिपुर भारत का हिस्सा है ही नहीं, मणिपुर भारत में नहीं है, और यह सरकार मणिपुर में भारत माता की और भारत की हत्या कर रही है, जिस पर काफी विवाद हुआ। लेकिन आपको उनका यह बयान भी सुनना चाहिए। जबरदस्त हमला उन्होंने मोदी सरकार पर बोला मणिपुर को लेकर। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता आप है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज। अब ये देखिए, भाषण के आधे हिस्से, शुरुआत का जो आधा हिस्सा था, तब तो राहुल गांधी बहुत आराम से अच्छी बातें कर रहे थे, अपनी कहानी बता रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की। अचानक से उन्होंने गियर बदला और बहुत आक्रामक हो गए।
और एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में वो आ गए और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि भारत माता की हत्या की गई है मणिपुर में। अब इस बयान के बाद पूरे सदन में हंगामा हो गया, उनकी भाषा को लेकर आपत्ति जताई जाने लगी और फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बीच में उनसे कहा कि आप अपनी भाषा को नियंत्रित कीजिए। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। और इस हंगामे के बीच राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिर में यह बात कही कि बीजेपी ने आज पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है, जिसकी वजह से मणिपुर में भी आग लग रही है और हरियाणा भी जल रहा है और बीजेपी पूरे देश को जलाने में लगी है। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। तो यह राहुल गांधी का पूरा भाषण था और राहुल गांधी इस तरह से बोले जैसे वो किसी टीवी स्टूडियो में आए हैं। उन्हें बता दिया गया है कि उनका जो कार्यक्रम है 36 मिनट का कार्यक्रम होगा, उन्हें 36 मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए। इस दौरान उन्हें जो भी बोलना है वो कह सकते हैं और इस दौरान लगातार उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक उन्हें देखें, उनकी जो टीआरपी है वो ज्यादा से ज्यादा रहे और उस टीवी स्टूडियो के हिसाब से ही उन्होंने पूरे अपने भाषण को डिजाइन किया था और वो जानते थे कि ये भाषण वो तालियों के लिए दे रहे हैं। तो कई जगह भाषण में उन्होंने बदलाव किए, जैसे मैंने आपको कहा शुरू में उसे गैर राजनीतिक बनाया और बाद में अचानक से बहुत आक्रामक हो गए, तालियां बज रही थीं और राहुल गांधी आखिर में आते आते काफी जोश में आ गए थे। और जैसा आपने देखा कि जैसे आप टीवी स्टूडियो में आते हैं एक शो करने के लिए, आपने अपना शो किया और उसके बाद शो करके स्टूडियो से बाहर निकल गए। राहुल गांधी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उनके लिए लोकसभा आज एक टीवी स्टूडियो की तरह था। वो आए, कैमरे ऑन थे, यह अलग बात है कि कैमरों ने उन्हें दिखाया नहीं, शो उनका था, एंकरिंग वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी टीवी पर नहीं आए। अब वो आए, उन्होंने आते ही अपना शो शुरू कर दिया, 36 मिनट तक शो किया अपना टीवी स्टूडियो पर और उसके बाद सीधे बाहर निकल गए। अपना शो खत्म करने के बाद रुके नहीं वो, ये जानने के लिए कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। दोपहर 2:46 पर जब राहुल गांधी अपना भाषण पूरा करने वाले थे, तब जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अपना शो खत्म करके, अपना भाषण खत्म करके वो सीधे बाहर निकल गए, क्योंकि आज उन्हें राजस्थान जाना था और फिर वो राजस्थान के लिए रवाना हो गए। उन्होंने रुकना बेहतर नहीं समझा कि उनके भाषण के बाद क्या लोग वापस जवाब देंगे, सत्ता पक्ष क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं। और भाषण देने के बाद सीधे वो बड़ी तेजी से बाहर निकले। वो तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं और उनकी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी। खत्म करने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और फिर रवाना हो गए राजस्थान के लिए, जहां उन्हें एक और रैली में आज बोलना था। तो ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वो आए टीवी पर, उन्होंने अपना शो किया, शो समाप्त करने के बाद स्टूडियो से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। लेकिन लोकसभा में अपना भाषण समाप्त करने के बाद जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया
जिसके लिए अब लोकसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोप है कि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सांसदों को एक फ्लाइंग किस दी, जिसके बाद एनडीए की 23 महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और यह बात आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण में कही, क्योंकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के तुरंत बाद स्पीकर थीं और उनके भाषण का जवाब दे रही थीं। और उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी के इस अंदाज पर, वो भी आप सुनिए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या आज सदन में देश को पता चले। तो विवाद इस बात पर हो रहा है कि उन्होंने वो जो फ्लाइंग किस दिया, वो क्यों दिया, दिया भी या नहीं दिया, किसकी तरफ देखकर दिया। लेकिन बीजेपी की जो महिला सांसद हैं उन्हें इस बात पर बहुत आपत्ति है, और राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि फ्लाइंग किस देने में क्या आपत्ति हो सकती है किसी को भी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मोहब्बत की दुकान वैसे भी खोली हुई है, वो तो मोहब्बत बांट रहे हैं। अगर उन्होंने एक फ्लाइंग किस दिया है तो ये उनकी मोहब्बत का प्रतीक है, और बीजेपी वाले उसे उस मोहब्बत के प्रतीक को इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो तो नफरत में विश्वास करते हैं। ऐसा राहुल गांधी के समर्थक अब कह रहे हैं। अब देखिए, 2018 में भी जब मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया था, और तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाषण के बाद उनके स्थान पर जाकर गले लगा लिया था, और उन्होंने सदन की कार्रवाई के बीच एक आंख भी मारी थी। वो तस्वीरें भी आज आप देख लीजिए, ये गले लगाने वाली तस्वीरें आप देखिए। पहले वो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया, और आज लोकसभा में उन्होंने, जो पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 2018 की, ये आप देखिए। और आज भी लोकसभा में उन्होंने सांसदों को एक ऐसी ही फ्लाइंग किस दे दी, और उसके बाद इस फ्लाइंग किस पर लगातार कंट्रोवर्सी हो गई और विवाद हो गया। फ्लाइंग किस देने के बाद आज राहुल गांधी लोकसभा में एक सेकंड के लिए भी रुके नहीं, और वो भाषण खत्म होते ही लोकसभा से बाहर चले गए, और इसके बाद की कार्रवाई में वो लोकसभा में मौजूद नहीं रहे। लेकिन आज लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और उनकी फ्लाइंग किस पर काफी हंगामा हुआ, और भाषण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। अब आखिर में आप राहुल गांधी के इस भाषण को कैसे देखते हैं? पूरा भाषण हमने आपको, जो उसके महत्वपूर्ण अंश थे वो हमने आपको दिखाए, और बताया कि राहुल गांधी ने ईमानदारी से अपने दिल की बात कही, आम आदमी की भाषा में उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। असल में उनके भाषण का जो कंटेंट है उसे वायरल होना चाहिए था। भाषण इतना दमदार होना चाहिए था कि आज शाम होते होते सिर्फ राहुल गांधी के भाषण के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने जो पॉइंट्स आज लोगों के सामने पेश किए उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो हमला बोला और उन्हें कैसे बैकफुट पर सरकार को ले गए, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा भाषण की नहीं हो रही, चर्चा हो रही है फ्लाइंग किस की, चर्चा हो रही है आंख मारने की, चर्चा हो रही है उनके तुरंत निकल जाने की, और चर्चा जो हो रही है वो बाकी चीजों की हो रही है कि उन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया, उन्हें कम एयर टाइम दिया गया, इस बात की चर्चा हो रही है। इसलिए इन सब के बीच में राहुल गांधी का ये जो भाषण है ये कहीं खो सा गया, और जब वो बोल भी रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके भाषण में एक लय की कमी है।
एक रोड मैप की कमी है और बीच बीच में वो कभी डिस्टर्ब हो रहे थे, कभी यहां जा रहे थे, कभी वहां जा रहे थे। लेकिन उन्होंने मणिपुर पर अच्छे पॉइंट्स बनाए और सरकार पर उन्होंने हमला बोला। एक और बात, अपना भाषण देने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा में रुकना चाहिए था और कुछ समय के लिए देखना चाहिए था कि उनके भाषण के जवाब में सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। उसके कुछ नोट्स बनाने चाहिए थे, अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी और यह बताना चाहिए था कि विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो इस पूरे गठबंधन के अटैक को लीड कर रहे हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और सामने से आगे बढ़कर वो इस लीडरशिप को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे आए जैसे किसी टीवी शो को करने के लिए आते हैं और तुरंत निकल गए। अब अगर राहुल गांधी को विपक्ष के गठबंधन का यानी इंडिया का सबसे बड़ा नेता बनना है तो उन्हें और ज्यादा गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और अच्छा यह होता कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया वाले लेकर आए हैं मोदी के खिलाफ, इन 3 दिनों में राहुल गांधी को लगातार लोकसभा में बैठना चाहिए था, एक एक भाषण पर नजर रखनी चाहिए थी, पॉइंट्स बनाने चाहिए थे, रणनीति बनानी चाहिए थी, जिस रणनीति के तहत वो अपनी कांग्रेस पार्टी को भी लीड करते और जो उनके गठबंधन के दूसरे नेता हैं और पार्टियां हैं उनका भी वो नेतृत्व करते। लेकिन यहां उनसे चूक हो गई। तो ये मुझे लगता है कि उनके भाषण का सबसे सटीक विश्लेषण, एक ब्लैक एंड व्हाइट में विश्लेषण हमने आज करने की कोशिश की है और आपको हमने बताया कि इस पूरे भाषण के हाइलाइट्स क्या हैं। बीजेपी वालों को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं और कांग्रेस वालों को भी अगर बुरा लगा हो तो उनसे भी माफी चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा। अब इसके बाद आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी के इस भाषण का जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन यह जवाब सुनने के लिए राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 13 बार लॉन्च किया गया और वो हर बार फेल हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने का ये जो आइडिया दिया, उस पर अमित शाह ने कहा कि जो दिवालिया कंपनी होती हैं वही अपना नाम बदलती है। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं, आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए,
तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहाँ की, पर जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। आखिर में हम बस इतना कहना चाहेंगे कि संसद, अगर आज आप आजकल देखें तो संसद एक टीवी स्टूडियो जैसी बन गई है, जिसमें नेता एक कंटेंट क्रिएटर की तरह आते हैं। और जब आप नेताओं को सुनते हैं संसद में तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक टीवी स्टूडियो में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, डिजिटल वीडियो क्रिएटर्स बैठे हुए हैं और वो आपके सामने कंटेंट पेश कर रहे हैं, जिसमें इमोशंस भी हैं, जिसमें आक्रमण भी है, जिसमें कॉमेडी भी है, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कई बार इस दौरान ओवर एक्टिंग भी हो जाती है और नेताओं को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वो जितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करेंगे उन्हें उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उतनी ज़्यादा तालियां मिलेंगी। और ये दुर्भाग्य है कि संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब बहस चल रही है उसमें देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आम जनता के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन बात हो रही है कि टीवी पर किसको कितना एयर टाइम मिल रहा है, किसकी फोटो टीवी पर आई और किसकी फोटो टीवी पर नहीं आई, इस पर विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उनके बीच में अक्सर ये राजनीति चलती है जब वो एक फिल्म में काम करते हैं कि किसी के ज्यादा डायलॉग हो जाते हैं तो दूसरा एक्टर बुरा मान जाता है। आप याद कीजिए जब बहुत पहले एक सौदागर फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ थे और उन दोनों बड़े स्टार्स का झगड़ा इस बात पर होता था कि किसी को भी एक्स्ट्रा सीन नहीं मिलना चाहिए और किसी को भी एक्स्ट्रा ज्यादा डायलॉग नहीं मिलना चाहिए, दोनों को बराबरी का डायलॉग मिलना चाहिए और स्क्रीन पर जो स्पेस है वो बराबरी पर मिलना चाहिए। सारे बड़े एक्टर्स के बीच में इसी तरह की राजनीति होती है। टीवी इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे वहां पर भी इसी तरह की राजनीति होती है। हर पत्रकार, हर एंकर या फिर हर एक्टर यह चाहता है कि टीवी पर वही छाया रहे, वही दिखाई देता रहे। लेकिन अब देखिए यही जो बीमारी है अब नेताओं को भी लग गई है और संसद में भी यही हो रहा है। इसलिए आज जो कुछ ओवर एक्टिंग हुई है दोनों पक्षों की तरफ से हुई है। राहुल गांधी ने भी आज ओवर एक्टिंग की है और अक्सर मजाक में कहा जाता है कि जब कोई एक्टर ओवर एक्टिंग कर लेता है तो कहा जाता है कि ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेने चाहिए। तो कुछ नेताओं के आज जरूर ओवर एक्टिंग के पैसे काट लेने चाहिए। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में एक दो जगह ओवर एक्टिंग जरूर की है। अब कल यानी 10 अगस्त को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे और अगर आप इसे फिल्म के तौर पर देखें या एक मैच के तौर पर देखें तो ये उस फिल्म का क्लाइमैक्स होगा और ये इस मैच का आखिरी ओवर होगा और ये भाषण 2024 के लोकसभा चुनाव का भी एजेंडा अब सेट कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं अपने सांसदों को कि ये जो मौका मिला है अविश्वास प्रस्ताव का, ये एक ऐसा मौका है जैसे क्रिकेट मैच में उन्हें एक आखिरी ओवर मिला है और उस आखिरी ओवर में वो छक्का मारकर इस मैच को जीत लेंगे। ये रणनीति बीजेपी की कल रहने वाली है और आखिरी ओवर में खेलने के लिए आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी जिसमें मोदी सरकार का पास होना वैसे तो पूरी तरह निश्चित है, तय है, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में 335 सांसद हैं और विपक्ष के पास 144 सांसद हैं। लेकिन बहुमत की इस लड़ाई में आज कौन कहां खड़ा है तो हम आपको बताएंगे ही। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष द्वारा, असल में ये इसलिए नहीं लाया गया है कि इससे सरकार गिरा दी जाए, ये इसलिए लाया गया है ताकि सरकार की जो कमियां हैं उन्हें लोगों के सामने उजागर किया जाए, जो लूप होल्स हैं उन्हें लोगों के सामने उजागर किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर कर दिया जाए कि वो मणिपुर पर कोई ना कोई बयान दें। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको हम बताते हैं कि इस लड़ाई में
एनडीए और इंडिया की इस जंग को आप कैसे आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। ये आंकड़े हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। वर्ष 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब एनडीए में कुल मिलाकर 19 पार्टियां थी और यूपीए में तब 18 पार्टियां थी। ये आप देख लीजिए, ये हमने आपको सारे सिनेरियोज बनाकर दिए हैं। देखिए, गठबंधन में 2019 में एनडीए में 19 पार्टियां थी और यूपीए में 18 पार्टियां थी। अब 2023 में देखिए, ये एनडीए 19 से सीधा ऊपर जाकर एनडीए में 38 पार्टियां हो गई हैं और यूपीए में भी 18 से बढ़कर अब 26 पार्टियां हो गई हैं। एक बड़ा अंतर यह है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में एनडीए के पास लोकसभा के कुल मिलाकर 352 सांसद थे और उसका वोट शेयर था 45%, जबकि यूपीए के पास तब लोकसभा में सिर्फ 91 सांसद थे और उसका वोट शेयर था सिर्फ 27%। वोट शेयर आप देख लीजिए, जो मैं आपको अभी बता रहा था। 2019 में यूपीए का वोट शेयर था 27%, अब बढ़कर हो चुका है 37%। एनडीए का था 45%, अब घटकर हो चुका है 43%। लेकिन अब यूपीए के इंडिया बनने के बाद ये आंकड़े बदल गए हैं। अब इंडिया के पास लोकसभा में 91 नहीं बल्कि 144 सांसद हो गए हैं। ये मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूं कि जब से ये इंडिया बना है, इंडिया नाम का गठबंधन बना है, तब से रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हुआ है और तब से क्या फर्क आया है। तो जब यूपीए हुआ करता था तो आपने देखा होगा तब उनके पास 91 सीटें थी, लेकिन अब इंडिया जब आया है तो अब ये सीटें बढ़कर 144 हो गई हैं। इसी प्रकार से पहले एनडीए में 2019 में 352 सीटें थी, लेकिन अब जो एनडीए बना है इस बार, उसकी सीटें घटकर 335 रह गई हैं। इस सब में आपको क्या नजर आएगा? जो इंडिया है यानी जो यूपीए है वो ऊपर जा रहा है और एनडीए जो है या तो वो स्थिर है या नीचे जा रहा है। देखिए, यहां एनडीए नीचे जा रहा है, यहां एनडीए लगभग स्थिर है, लेकिन यहां भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। और यहां पर जो संख्या है वो जरूर एनडीए की बड़ी है, 19 से 38 ये संख्या हो गई है। इसके अलावा एनडीए का जो वोट शेयर है, जो मैं आपको बता चुका हूं, 43% है और जो सीटें हैं वो दोनों की क्या है वो भी आपको बताया। पहले एनडीए और यूपीए के बीच 18% वोटों का अंतर था। यह आप ध्यान से सुनिएगा, पहले इन दोनों के बीच, यूपीए और एनडीए के बीच 18% वोटों का अंतर था, लेकिन अब जब से इंडिया बना है अब यह अंतर कम होकर सिर्फ 6% का रह गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अब यह अंतर 6% का रह गया है। हालांकि 6% का अंतर भी मामूली नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन अंतर अब कम हो चुका है। एनडीए के पास इस समय 25 करोड़ 90 लाख वोट हैं, जो सारे एनडीए के गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके वोट मिला लिए जाएं तो, और इंडिया में जितने भी गठबंधन हैं उनके पास अभी 22 करोड़ 90 लाख वोट हैं। देखिए आप, ये इंडिया की टीम है आपके सामने। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आईपीएल का कोई मैच हो रहा है। ये इंडिया की टीम है, इसमें जितने भी 26 दल हैं उन सबके वोटों को अगर जोड़ लें तो वो आते हैं 22.9 करोड़, लगभग 23 करोड़ और 144 सीटें। अगर आप इस टीम की तरफ जाएंगे, ये एनडीए की टीम है, इसके पास है लगभग 26 करोड़ वोट और 332 सीटें। ये अभी दोनों के बीच में अंतर है और यहां अंतर आप देखिए, सीटों में अंतर है 188 सीटों का दोनों के बीच में, और कुल वोटों की संख्या अगर देखें तो आज भी दोनों के बीच में 3 करोड़ वोटों का अंतर है। एनडीए के पास 335 सीटें, इंडिया के पास 144 सीटें और इस तरह एनडीए के पास अभी लोकसभा में 188 सीटें ज्यादा हैं। हालांकि राज्य स्तर पर एनडीए के मुकाबले इंडिया का पलड़ा भारी है। अगर आप विधानसभा में जाएं, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया के पास इस समय 1793 विधायक हैं, 1793 और 26 करोड़ 80 लाख वोट हैं। यह विधानसभा की बात कर रहा हूं, जबकि एनडीए के में जो दल हैं उनके पास 1704 विधायक हैं और 23 करोड़ 20 लाख वोट हैं। राज्यों में स्थिति आप देख लीजिए, राज्यों में अगर आप स्थिति देखेंगे तो इंडिया की स्थिति बेहतर दिखती है, क्योंकि इंडिया के पास 1793 विधायक हैं और 26.8 करोड़ वोट हैं। एनडीए की स्थिति कमजोर है,
1704 विधायक हैं और 23.2 करोड़ वोट हैं। तो अगर विधानसभा में, राज्यों में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा डीप है। इंडिया आगे है और एनडीए राज्यों में पीछे है। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय राजनीति से इंडिया के पास एनडीए से 3 करोड़ 60 लाख वोट ज्यादा है। जबकि जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लोकसभा में एनडीए के पास 3 करोड़ वोट ज्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो 1 या 2 राज्यों तक सीमित हैं, लेकिन वो अपने अपने राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एनडीए और इंडिया में एक और बड़ा अंतर है और वो अंतर है उनके इंजन का। एनडीए में 38 दल जरूर हैं, लेकिन एनडीए अभी सिर्फ एक इंजन के जरिए चल रहा है। उसका सबसे शक्तिशाली इंजन है जिसका नाम है बीजेपी। ये पूरा की पूरा एनडीए सिर्फ बीजेपी नाम का इंजन खींच रहा है इसको। एनडीए के 335 में से 303 सांसद अकेले बीजेपी के हैं और एनडीए को 92% ऊर्जा जो मिल रही है वो बीजेपी के इसी इंजन से मिल रही है। जबकि इंडिया में एक नहीं बहुत सारे इंजन हैं। 26 विपक्षी दलों वाले इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिसके कुल सांसदों की संख्या है 52 और इंडिया को 36% जो ऊर्जा मिल रही है, ताकत मिल रही है, वो कांग्रेस पार्टी के इंजन से मिल रही है और बाकी ऊर्जा विपक्ष के दूसरे दलों के इंजन से इंडिया को मिल रही है। यानी आप देखेंगे एनडीए एक ही इंजन पर आधारित है, सिंगल इंजन चल रहा है और इंडिया में बहुत सारे इंजन हैं और इन इंजन में तमिलनाडु में डीएमके है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है, आरजेडी है और ये सब इंडिया के लिए एक बड़ा इंजन है। और इन सब के पास लोकसभा में 60 सांसद हैं और यह संख्या कांग्रेस पार्टी के कुल सांसदों की संख्या से भी ज्यादा है। अब बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या लोकसभा के चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला संभव है? तो इसका जवाब है हां, सीधा मुकाबला संभव है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि भारत में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां लोकसभा चुनाव में 90% से ज्यादा वोट या तो एनडीए को मिलते हैं या फिर इंडिया को मिलते हैं। देखिए 90%, ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं ये वो इलाके हैं जहां 90% वोट या तो एनडीए को या इंडिया को मिलते हैं सीधे। यानी इन 18 राज्यों में एनडीए और इंडिया के बीच सीधी टक्कर है, जो लाल रंग से आप देख रहे हैं नक्शे में। 2019 में पूरे देश में जितनी वोटिंग हुई उसमें 79.4% वोट एनडीए और इंडिया को मिले थे और देश की 87.7% लोकसभा सीटें इन्हीं दोनों गठबंधनों के राजनीतिक दलों ने जीती थी, जिससे स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। यह आपके सामने जो नक्शा है ये आपको यही बात बता रहा है। तो ये जो दो टीम है आज आपके सामने, एक टीम है इंडिया की और दूसरी टीम है एनडीए की। पहले इन टीमों में क्या था, कौन कौन खिलाड़ी थे, अब इनके खिलाड़ी कैसे हैं और इन टीमों में जो लोग खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो इन टीमों के इंजन्स हैं, उनमें कितनी ताकत है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन आगे भी हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज आप एक चीज ये जान लीजिए कि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर संभव है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मुकाम ऐसा रखिए कि अगर किसी दिन आप हार भी जाएं तो उस दिन जीतने वालों से ज्यादा चर्चा आपकी हो। नमस्कार।